डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। किसी बॉडी को हम डिफॉर्म करें, चाहे वो लेंथ में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, चाहे वो शेप में हो, और उसके बाद जब हम फोर्स हटा दें, जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं, तो बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन करती है या रिगेन करने की कोशिश करती है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के पीछे जो रीजन है वो बॉडी के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है। इसको कहेंगे हम यहां इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। किसी मटेरियल में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो वो हाईली इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं। इनको डिफॉर्म करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक स्टील का वायर है और एक रबर की स्ट्रिंग है, तो अगर मुझे दोनों को सेम एक्सटेंशन देना है तो ऑब्वियसली स्टील में मुझको फोर्स ज्यादा लगाना होगा। इसका मतलब है कि स्टील के अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स की स्ट्रेंथ रबर के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए स्टील मोर इलास्टिक देन रबर। ऑन द अदर हैंड हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होता ही नहीं है या नेग्लिजिबल होता है। जैसे क्ले को डिफॉर्म करिए, बड़े आराम से डिफॉर्म होती है और परमानेंटली डिफॉर्म रह जाती है। इनको कहते हैं हम परफेक्टली प्लास्टिक। अब सबसे पहला कंटेंट मैं ले रहा हूं एंड दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है कि किसी डिफॉर्म बॉडी में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। देखिए, जब किसी बॉडी को डिफॉर्म करें, जैसे बाहर से मैंने फोर्स F लगाया हुआ है जो कि कांस्टेंट है, तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एकदम से एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं होता। वो अपनी वैल्यू को पहले बढ़ाता है और जब एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाए तो फर्दर डिफॉर्मेशन रुक जाता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेज जब है, यानी बॉडी में फर्दर डिफॉर्मेशन होना बंद हो गया है, तब इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर होते हैं। तब भी हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं इन इक्विलिब्रियम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। किसी भी बॉडी को तीन तरीके से डिफॉर्म किया जा सकता है। लेंथ के अलोंग, अगर लेंथ के अलोंग डिफॉर्मेशन है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। अगर लेंथ बढ़ रही है इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेंसाइल, और अगर लेंथ घट रही है इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल। इसके अंदर हमें जो फोर्स लेना है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर वाला लेना है, यानी फोर्स अपॉन एरिया। एरिया हमें लेना है फोर्स जिस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, जो कि यहां पर क्रॉस सेक्शन है। तो वायर अगर है तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाइड्रोलिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब है कि बॉडी की सरफेस पर हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं और इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाएं तो वॉल्यूम कम हो जाता है जबकि शेप वही रहती है। इसको कहते हैं हम यहां पर हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और ये होता है हमारा चेंज इन प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शियर या टेंजेंशियल। इसके अंदर बॉडी की शेप चेंज होती है, तो इसमें फोर्स जो लगा हुआ है वो लेना है अपॉन एरिया वो लेना है along which force is acting. So in this case we have to take the area along which force is acting. अब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, आपके सामने 4 kg एंड 6 kg के दो ब्लॉक्स हैं, दो वायर्स के ए और बी की हेल्प से सस्पेंडेड हैं। वायर ए का रेडियस 0.2 सेंटीमीटर है और वायर बी का रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है फाइंड रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन वायर ए एंड बी। अब देखिए, जब ये ब्लॉक टंगे होंगे तो इन वायर्स में टेंशन आएगी और टेंशन ही यहां स्ट्रेचिंग फोर्स का काम करेगी, यानी यहां वायर्स की लेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली यहां पर आ रही है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमें लेना है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां जो फोर्स होगा वो वायर्स में टेंशन होगी। तो मैं रेशियो बना देता हूं S1 अपॉन S2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ए वायर की बात करूं तो ए वायर में जो टेंशन होगी वो 4 kg और 6 kg के कंबाइंड वेट की वजह से होगी, यानी 10G। और नीचे जो लोअर वायर है उसमें टेंशन लोअर ब्लॉक के वेट की वजह से होगी, यानी 6G इंटू, अब R1 की वैल्यू हमें दी हुई है इसमें 0.2 और R2 की दी है 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, G से G कट गया, 2 5 10, 2 3 6, इधर जो है 1/2 है, तो 5/3 इंटू 1/4 जो बन जाता है 5:12।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके अंदर 1 kg और 2 kg के दो ब्लॉक्स हैं, उनको एक वायर से कनेक्ट किया गया है विच इज पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पुली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग वायर हमें दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये कहता है कि व्हेन ब्लॉक्स आर रिलीज फाइंड स्ट्रेस इन द वायर। अब स्ट्रेस जो यहां पर होगी वो टेंशन की वजह से होगी। टेंशन यहां स्ट्रेचिंग फोर्स होगा, और टेंशन यदि स्ट्रेचिंग फोर्स है तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मामला है, तो टेंशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर इन ब्लॉक्स को छोड़ दिया जाए तो इसमें जो टेंशन आती है वो होती है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मैं यहां वैल्यूज प्लेस कर देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 10, जो कि बन जाता है 40/3 न्यूटन। तो टेंशन की जगह लिखेंगे 40/3। अब एरिया हमें डायरेक्ट दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज में एसआई सिस्टम में ले रहा हूं, तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, 2 2 जा 4 दे बन गया 20/3 इंटू 10 की पावर 6, जो कि बन जाता है 6.67 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए आपके सामने एक यहां पर वायर रखा हुआ है, क्यूबॉइडिकल एक रॉड मान लीजिए, इसको क्यूबॉइडिकल रॉड है। इसको दोनों एंड्स पर फोर्स F लगाकर स्ट्रेच किया जा रहा है। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एरिया ए डैश। आप गौर से देखिए, ए जो है वो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए जो है वो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जबकि ए डैश एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये एक स्लाइस है। जैसे सैलेड के अंदर हम कैरेट्स को काटते हैं तिरछा, सिमिलरली ऐसे ये एरिया है जो कि क्रॉस सेक्शन से थीटा एंगल पर हमें दिया गया है। मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बाहर निकालकर एक बार ऑब्जर्वेशन में इसकी ले रहा हूं, तो देखिए ये हो गई ये स्लाइस एरिया ए डैश, ये एरिया क्रॉस सेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टली है, जो हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स है वो इस पे हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है। अब लॉन्गिट्यूडनल के अंदर जो फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन हमें ये एंगल थीटा पता नहीं है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो देखिए ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो अब एफ को मैं कंपोनेंट्स में तोड़ता हूं, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो एफ कॉस थीटा होगा, और एरिया के अलोंग जो आएगा वो एफ साइन थीटा होगा। एफ कॉस थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच बनाएगा, जबकि एफ साइन थीटा सरफेस के अलोंग है तो ये शियर स्ट्रेच बनाएगा। अब इस एरिया की भी मैं बात कर लेता हूं, तो एरिया अब आप देख सकते हैं कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए डैश हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में वो फोर्स लेना है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर है, मुझे ये एरिया ए डैश लेना है जो मैं ला चुका हूं ए बटे कॉस थीटा। देखो फिर दोबारा बोल रहा हूं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ए डैश को इधर लिया है, कॉस थीटा को नीचे भेज दिया। ये वैल्यू मैंने प्लेस करी, कॉस थीटा ऊपर चला गया, एफ अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे चाहिए शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस में वो फोर्स लिया जाता है जो कि सरफेस के अलोंग होता है, और ये है एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा अपॉन उस सरफेस का एरिया लेना होता है जिसके अलोंग फोर्स लगा हुआ है। तो ये एरिया मैं निकाल चुका हूं, ए अपॉन कॉस थीटा ये रख दिया हमने, तो एफ अपॉन ए साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं एफ अपॉन 2a साइन 2 थीटा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है ए बॉल इज टेकन टू ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर इन ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.4, फाइंड स्ट्रेस इन द बॉल। देखिए बॉल पहले एयर में थी तो इस पे प्रेशर था P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं इसको H डेप्थ बिलो वाटर सरफेस ले गया, तो अब इस पर जो फाइनल प्रेशर आएगा वो आएगा P0 एंड लिक्विड का प्रेशर, तो लिक्विड कॉलम प्रेशर हो गया H रो जी। तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल P0, तो चेंज इन प्रेशर हो गया विच इज इक्वल टू H रो जी, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड।
यही हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा। अब यहां पर हमें दिया है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होती है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमारे फॉर्मूलों में तो हम रिलेटिव डेंसिटी नहीं लिख सकते, हमें डेंसिटी लिखनी है, तो हम यहां से डेंसिटी बनाते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये डेंसिटी बन गई ऑफ बॉल। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं, 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 40 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया। डेंसिटी 0.4 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10। फर्दर सॉल्व करते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको 1.6 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। अब मैं अगली स्ट्रेस की बात करता हूं, और हमारी अगली स्ट्रेस है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस एक्चुअली टॉलरेंस है, या मैं कहूं कि मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी टॉलरेटेड बाय ए मटेरियल। अगर हम स्ट्रेस को ब्रेकिंग स्ट्रेस के बियॉन्ड ले जाएं तो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। सबसे बड़ी बात, ब्रेकिंग स्ट्रेस को मतलब होता है नेचर ऑफ मटेरियल से, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरे पास स्टील के डिफरेंट लेंथ के डिफरेंट थिकनेस के वायर्स हैं तो सभी में ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगी, बस फर्क पड़ता है ब्रेकिंग फोर्स का, यानी तोड़ने वाले फोर्स का। यहां पर हमारे पास जो ब्रेकिंग फोर्स है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया है। अगर मेरे पास दो वायर हैं सेम मेटल के तो ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, अगर मेटल सेम है तो। और अगर वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होता है पाई आर स्क्वायर, तो यही ब्रेकिंग फोर्स बन जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ध्यान रहे, ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे या थिकनेस पर। ब्रेकिंग स्ट्रेस को ना लेंथ से मतलब ना रेडियस से मतलब, उसको मतलब है सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल से। देखिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए वायर इज 40 न्यूटन, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट डबल रेडियस। अब देखिए मटेरियल सेम है तो F प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेशियो बन गया है F1 अपॉन F2 इक्वल टू R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट केस में ब्रेकिंग फोर्स था 40 न्यूटन अपॉन F2 इक्वल टू फर्स्ट वायर की रेडियस R थी तो सेकंड की डबल है 2R। सॉल्व करें, रिजल्ट आता है 160 न्यूटन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज टाइड विद ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज रिवॉल्व्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विदाउट ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग स्ट्रेस हमें दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने स्ट्रिंग से पार्टिकल को कनेक्ट किया और हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर उसको रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। तो देखिए जब ये पार्टिकल घूमेगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टेंशन। अगर मैं इसका ओमेगा बढ़ाता रहूं तो भाई यहां टेंशन किसके बराबर होगी, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो स्ट्रेस इसमें जो बनेगी वो बनेगी एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन ए, क्योंकि यहां पर स्ट्रेस के लिए स्ट्रेचिंग फोर्स टेंशन है विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन ए। अगर मैं ओमेगा को इंक्रीज करूं, अगर मैं ओमेगा को इंक्रीज करता हूं तो आप देख सकते हैं ए कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो टेंशन बढ़ने की वजह से स्ट्रेस बढ़ेगी। अगर मैं ओमेगा को बढ़ाता रहूं तो स्ट्रेस बढ़ती रहेगी और बढ़ते बढ़ते एक स्टेज में ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। और अगर मैंने इससे ज्यादा ओमेगा किया तो स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस को एक्सीड कर जाएगी और वायर टूट जाएगा। तो यदि मैं स्ट्रेस की जगह ब्रेकिंग स्ट्रेस लिख रहा हूं तो ओमेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा कर दिया तो वायर ब्रेक हो जाएगा। अब मैं ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर के लिए सॉल्व करता हूं तो बन जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया अपॉन मास इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेस 8 इंटू 10 की पावर 8। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो गया। मास 1 किलोग्राम दे रखा है एंड सर्कल की जो रेडियस है वही होगी जो कि हमारे वायर की लेंथ है, यानी 2 मीटर। तो 2 4 जा 8 और ये बनेगा 400। तो यहां स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, बन जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील इज 15.8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी 7.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ विच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग अंडर ओन वेट। मैंने यहां पर वायर को सस्पेंड कर रखा है, तो होगा क्या, खुद के वेट की वजह से इसमें टेंशन आ जाएगी और उस टेंशन की वजह से इसमें स्ट्रेस आ जाएगी। तो स्ट्रेस होगी वेट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि मैं इस वायर की लेंथ को और लंबा करके सस्पेंड करूं तो वेट बढ़ेगा, mg बढ़ेगा, तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। अब इससे ज्यादा लेंथ सस्पेंड नहीं की जा सकती, वरना वेट ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस को एक्सीड कर जाएगी और वायर ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस है तो वेट मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। मास को तोड़ दिया मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की टर्म्स में। फर्दर वायर सिलिंड्रिकल होता है तो वायर का वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, और लेंथ है यहां पर मैक्सिमम, तो ए एल मैक्सिमम रो जी, ए से ए कट गया तो लेंथ मैक्सिमम आ गई, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो जी। वैल्यूज में प्लेस कर रहा हूं 15.8 इंटू 10⁸, 7.9 इंटू 10⁻³ डेंसिटी, जी की वैल्यू 10। सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 20 इंटू 10⁻³ मीटर, जो कि बन गया 20 किलोमीटर। इसका मतलब जिस मटेरियल का ये वायर है उसकी 20 किलोमीटर लेंथ तक हम सस्पेंड कर सकते हैं, ये नहीं टूटेगा। लेकिन 20 किलोमीटर से थोड़ी भी बढ़ा दी तो ये टूट जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस को एक्सीड कर जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब हम अगला कंसेप्ट स्टडी करेंगे एंड दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन होती है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का रेशियो। अगर हम किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको कहेंगे हम यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन के लिए एक एंगल लेते हैं, मान लीजिए फोर्स लगाया, अपर सरफेस डिस्प्लेस हो गई थ्रू डिस्टेंस x, तो अपर सरफेस और लोअर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस l है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर है x और बेस जो है l है। तो tan phi हम लगाएंगे, tan phi इक्वल टू x बाई एल। सिंस phi इज वेरी स्मॉल तो इसलिए tan phi का अप्रोक्सीमेशन 5, तो phi इक्वल टू x बाई एल। दिस इज द शियर स्ट्रेन। देखिए क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द वायर इफ द मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू x। एक 12 लेंथ का वायर है, दो रिजिड सपोर्ट्स में बांधा हुआ है, इसके मिड पॉइंट को x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। सबसे पहली चीज, क्या वाकई में लेंथ बढ़ रही है? तो अगर मान लो मैं यहाँ फाइनल लेंथ लूं इस सेगमेंट की, तो ये आ रही है √L² प्लस x²। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, तो ये तो कंफर्म है कि फाइनल लेंथ इनिशियल से ज्यादा ही आएगी। तो अब हम लाएंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल लेंथ होगी 2 इंटू √L² प्लस x² माइनस 2L अपॉन 2L। 2 कॉमन निकल के कट गए। अब यहां पर L² भी अगर मैं बाहर निकाल दूं तो L होकर वो बाहर आ जाएगा, तो L भी कॉमन निकल के कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्लस x² अपॉन L² की पावर 1/2 और यहां बचेगा -1। अब x बेहद छोटा है, क्वेश्चन खुद ही कह दिया कि x इज लेस देन L, तो x बाई एल तो 1 से बहुत लेस होगा, तो x² अपॉन L² तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम बायनोमियल थ्योरम यूज में ले सकते हैं, और वो बायनोमियल थ्योरम को यूज लेते टाइम सीधे सीधे हम जो है पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल से और हायर पावर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास आता है 1 प्लस 1/2 x² अपॉन L² माइनस 1, तो आपके पास बचता है x² अपॉन 2L²। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है कि अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन डेवलप्ड इन इट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कोफिशिएंट आता है, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसको बॉडी की लेंथ रेडियस से कोई मतलब नहीं होता, इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन यूनिटलेस है। यंग्स मॉड्यूलस, सबसे पहला मॉड्यूलस हम ले रहे हैं यहां पर यंग्स मॉड्यूलस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास हो जाता है F अपॉन A, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये बन गया F बाई A इंटू L बाई डेल्टा L। अगर मान लो एक वायर है, उसके नीचे M मास सस्पेंडेड है, तो इस कंडीशन के अंदर यंग्स मॉड्यूलस होगा वेट mg, यही स्ट्रेचिंग फोर्स होगा इसमें,
इंटू एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इंटू एक्सटेंशन। एक क्वेश्चन है, व्हेन टेंशन इन ए वायर इज T1 इट्स लेंथ इज L1, व्हेन टेंशन इज T2 लेंथ इज L2, फाइंड ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए यंग्स मॉडुलस का फार्मूला अगर मैं फोर्स के लिए सॉल्व करूं तो मेरे पास आता है वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एफ। अब इस वायर के लिए यंग्स मॉडुलस एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम है तो एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, और फोर्स जो स्ट्रेचिंग फोर्स यहां पर है वो टेंशन इन द वायर है जो कि हमें T1 और T2 बताई गई है। तो T1 टेंशन है तो इक्वल टू चेंज इन लेंथ का मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल, तो फाइनल लेंथ हमें बताई गई थी L1 तो L1 माइनस एल अपॉन T2 इक्वल टू अपॉन में आएगा L2 माइनस L1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, T1 L2 माइनस T1 L इक्वल टू T2 L1 माइनस T2 L। L वाली टर्म एक तरफ और बाकी की टर्म एक तरफ हम कर देते हैं, L कॉमन आ गया, T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 L1 माइनस T1 L2। सॉल्व करते हैं तो ओरिजिनल लेंथ आ जाती है T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टेंशन इन ए वायर इज 4 न्यूटन इट्स लेंथ इज A, व्हेन टेंशन इज 5 न्यूटन लेंथ इज B। ये कहता है फाइंड लेंथ व्हेन टेंशन इज 9 न्यूटन। पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, बस इसमें एक कदम आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल लेंथ लानी पड़ेगी जो कि ये प्रोसीजर फॉलो होगा यहाँ पर। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, तो यहाँ पर रेशियो बन जाएगा, फर्स्ट केस में फोर्स 4 न्यूटन, सेकंड केस में 5 इक्वल टू फर्स्ट केस में फाइनल लेंथ A माइनस एल ये एक्सटेंशन हो गया अपॉन सेकंड केस में B माइनस एल ये एक्सटेंशन हो गया। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ आती है ओरिजिनल 5A माइनस 4B। अब वायर तो एक ही है, अब चाहे टेंशन 4 न्यूटन हो, 5 न्यूटन हो, 9 न्यूटन हो तो F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल रहेगा। तो यहां पर अब जैसे हमने 4 और 5 न्यूटन के लिए रेशियो बनाया था ऐसे हम 4 और 9 न्यूटन के लिए रेशियो बनाएंगे। तो 4 अपॉन 9 इक्वल टू A माइनस एल अपॉन, अब मैं कहता हूं कि 9 न्यूटन जब है तो फाइनल लेंथ x है तो x मान लिया, इसी की वैल्यू हमें पता करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x माइनस 4l इक्वल टू 9a माइनस 9l। अब x के लिए सॉल्व किया तो 9a माइनस 5, अब l की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी 5a माइनस 4b अपॉन 4। फर्दर सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आता है 5b माइनस 4a। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है ए मास ऑफ 4 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्टील वायर of length 5 meter to form a pendulum. If the mass is moved to one side and released from the horizontal position of wire, find maximum extension in the wire. Young's modulus given है, area of cross section given है। हमने पार्टिकल को वायर के वन एंड से बांधकर एक पेंडुलम बनाया और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिया। तो पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड अप होगा, तो ये मोशन होगा सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो पार्टिकल जैसे जैसे नीचे आएगा टेंशन बढ़ती चली जाएगी, लोएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम होगी तो उस जगह वायर में टेंशन भी मैक्सिमम होगी, और जहां टेंशन मैक्सिमम होगी वहीं पर एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम स्पीड निकालेंगे जो ऑब्वियसली लोएस्ट पॉइंट पर होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड हो गई √2gl। मैंने g की और l की वैल्यूज प्लेस करी तो आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। अब नेट फोर्स रेडियली इनवर्ट्स, लोएस्ट पोजीशन पर नेट फोर्स रेडियली इनवर्ट्स हो गया T max माइनस mg। इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई l। mg को इधर शिफ्ट कर दिया, वैल्यूज प्लेस करी, मास 4 किलोग्राम, v² 100 हो गया अपॉन 5 प्लस 40, तो टेंशन मैक्सिमम 120 न्यूटन। अब मैं यंग्स मॉडुलस फार्मूला एक्सटेंशन के लिए लगा रहा हूं, तो फोर्स की जगह टेंशन लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू y। मैक्सिमम टेंशन 120 न्यूटन इनटू लेंथ 5 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दें। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा 1.5 मिलीमीटर। फोर्स रिक्वायर्ड to increase length by 2% of a wire, Young's modulus 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यंग्स मॉडुलस का फार्मूला फोर्स के लिए सॉल्व करूं तो y a डेल्टा एल बाई एल, y की वैल्यू 10 की पावर 11, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन 2% है तो 2/100, इनको बस कैलकुलेशन करना है, सिंपल कैलकुलेशन, तो आंसर आता है 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन। देखिए अगर मैं यंग्स मॉडुलस का फार्मूला फोर्स के लिए सॉल्व करूं वाई ए अपॉन एल डेल्टा एल, तो वाई ए बाई एल तो कांस्टेंट है, इसको मैं कंपेयर करूं स्प्रिंग फोर्स से F इक्वल टू के एक्स,
तो यहां पर वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट आता है कंपैरिजन से YA/L, जो कि लोड एक्सटेंशन ग्राफ का स्लोप भी होता है, जो कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में शो कर रहा हूं। इसके अंदर एक ग्राफ मैंने बनाया है लोड वर्सेस एक्सटेंशन ए वायर एंड बी वायर के लिए, जो कि स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन कहता है मेटल ऑफ ए एंड बी वायर आर सेम, डायमीटर आल्सो सेम, विच वायर इज लॉन्गर देन अदर। यंग्स मॉडुलस सेम, नेचर सेम, मेटल सेम मतलब यंग्स मॉडुलस सेम और डायमीटर सेम, तो आर और वाई दोनों सेम हो गए। स्लोप tan थीटा इक्वल्स टू वाई, ए की जगह मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, तो वाई और आर तो कांस्टेंट हो गए, पाई होता ही कांस्टेंट है, तो tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसकी लेंथ कम होगी, तो साफ दिख रहा है ए वायर की थीटा ज्यादा है तो उसकी लेंथ कम होगी, मींस बी वायर इज लॉन्गर देन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने पूछा है यहां पर। इसके अंदर मैंने एक्सटेंशन वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ बनाया हुआ है। मैंने पूछा है फाइंड यंग्स मॉडुलस फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, और लेंथ ऑफ द वायर मैंने 1 मीटर दी है। इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चन में सिंपल सा तरीका होता है कि हमारा जो फार्मूला है उसको y एक्सिस वाली वैल्यू के लिए सॉल्व कर लो, जो कि एक्सटेंशन है। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला मैंने एक्सटेंशन के लिए सॉल्व किया। अब नीचे देखिए x एक्सिस पर स्ट्रेस आ रहा है, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, देखिए स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई होता है। तो स्ट्रेन में जो बटे एल था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सामने भेज दिया और स्ट्रेस को साइड लिख दिया। अब इसको कंपेयर करूं स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो y इक्वल टू mx, तो यहां पर जो स्लोप है वो l बाई वाई हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू l बाई वाई। अब tan थीटा मैं ग्राफ से निकालूंगा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 माइनस 1 माने 7 मिलीमीटर, तो 7 मिलीमीटर मीन 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर अपॉन बेस, बेस होगा 8000 माइनस 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो बन गया 7000 किलो, किलो माने 10 की पावर 3, 7 से 7 कट जाएगा, एल की वैल्यू 1 है, सॉल्व किया तो आंसर आएगा y इक्वल टू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक कंसेप्ट आता है कई बार कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को सस्पेंड कर दें तो उसमें एक्सटेंशन बताइए ड्यू टू ओन वेट। तो यहां पर देखिए अगर हम किसी स्ट्रिंग को सस्पेंड करते हैं तो उसमें एक्सटेंशन पूछा गया है ड्यू टू ओन वेट। तो यहां होता क्या है कि हर पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट होती है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टेंशन बढ़ती चली जाती है, हर पॉइंट पर एक्सटेंशन डिफरेंट आता है। तो टोटल एक्सटेंशन यदि चाहिए तो इन सारे एक्सटेंशंस का सम करना होता है। आप समझ गए हैं, हमें इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन आप चाहें तो इंटीग्रेशन से आप बच सकते हैं। एक छोटी सी बात सोचकर, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है, और अगर बॉडी सिमेट्रिकल शेप की हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, तो इसका जो वेट है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर एक्ट करेगा। तो यहां पर जो इफेक्टिव लेंथ है स्ट्रिंग की वो L ना होकर L/2 हो जाएगी। तो यदि आप ये सोच लें कि स्ट्रेन के अंदर ओनली इन स्ट्रेन इफेक्टिव लेंथ इंस्टीड ऑफ L, अगर आप L/2 ले लें तो आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक्सटेंशन के लिए मैंने यंग्स मॉडुलस का फार्मूला सॉल्व किया, तो स्ट्रेस अपॉन वाई, ये स्ट्रेन थी यहाँ, तो ये L को ऊपर ले गया मैं, बस स्ट्रेन के अंदर इफेक्टिव लेंथ को L/2 लिखना है, L/2 लिख दिया। फर्दर हम फोर्स लेंगे जो कि वेट के बराबर होगा, वेट में मास है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, स्ट्रिंग सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, GL अपॉन 2AY, A से A कैंसिल हो गया तो L स्क्वायर रो G अपॉन 2Y। दिस इज द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू ओन वेट। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है इफ फिक्स वॉल्यूम ऑफ आयरन इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ L, एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन दिस वायर बाय कांस्टेंट फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू। अब एक्सटेंशन की बात हो रही है तो हम यंग्स मॉडुलस का फार्मूला एक्सटेंशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अप्लाइड फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू यंग्स मॉडुलस। अब क्वेश्चन वॉल्यूम के बारे में कहता है तो वॉल्यूम हो गया सिलेंड्रिकल वायर के लिए वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अब यहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया वॉल्यूम अपॉन लेंथ। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह हम लिख दिया V/L, तो L ऊपर जाके स्क्वायर। फोर्स कांस्टेंट बताया गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है ही और यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट है, तो एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। नेक्स्ट हम आते हैं बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस को हम कैपिटल B और कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस रेशियो होता है ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। अब यहां पर अगर मान लो मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा,
लेकिन बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने पहले से ही चेंज इन वॉल्यूम के आगे लगा दिया माइनस साइन, ताकि हमें बल्क मॉडुलस पॉजिटिव हासिल हो। बल्क मॉडुलस की एक रेसिप्रोकल टर्म होती है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस की यूनिट हो जाएगी पास्कल इनवर्स। बल्क मॉडुलस एक ऐसी इलास्टिसिटी है विच इज पॉजेस्ड बाय ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। न केवल सॉलिड ये पॉजेस करते हैं बल्कि फ्लूइड्स भी करते हैं पॉजेस। फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों पॉजेस करते हैं, और गैसेस में फर्दर ये 2 टाइप्स की हो जाती है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एन इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज 200 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय 0.004% और बल्क मॉडुलस गिवन है 2100 मेगापास्कल। तो क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रेशर। तो हम हमारा जो फार्मूला है वो डेल्टा पी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बी इंटू फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन, या हम सीधे बोले यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब क्वेश्चन खुद ही कह दिया है कि फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है, तो अब हमें फर्दर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो गई 2100 मेगापास्कल, मेगा मीन 10 की पावर 6 इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास डायरेक्टली है 0.004%, बन जाएगा 0.004 बाई 100। सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आता है 84 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल, जिसको आप 84 किलो पास्कल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क मॉडुलस ऑफ ए बॉल इज बी, इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर पी, फाइंड फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन इन रेडियस। अब बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला है वो फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन के लिए हम ले लेते हैं, फ्रैक्शनल वॉल्यूम कॉम्प्रेशन हम ले लिया यहां पर, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू, ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस या हम कहें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे बल्क मॉडुलस। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस हमें दे रखी है यहां पर P, ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन कहता है फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन इन रेडियस, जबकि हमारे पास तो है फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन इन वॉल्यूम। तो हम यहां पर वॉल्यूम को रेडियस के टर्म्स में लेंगे, तो वॉल्यूम होता है स्फेरिकल बॉडी के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला बनाते हैं, डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। अब यहां पर डेल्टा वी बाई वी की जगह लिख दिया हमने 3 डेल्टा आर बटे आर। अब यहां पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू हमें मिलता है P अपॉन 3V। माइनस का मतलब है कॉम्प्रेशन, तो ये फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन इन रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, approximate depth of an ocean is 3000 meter, the compressibility of water is 45.4 into 10 की पावर minus 11 pascal inverse, density of water is 1000 kilogram per meter cube, find fractional compression of water at the bottom of the sea। देखिए जैसे जैसे हम वाटर की डेप्थ में चले जाएंगे तो वाटर कॉलम का प्रेशर HROG भी बढ़ता जाएगा, तो वाटर पे ही प्रेशर लगाने लगता है। तो यहां पर क्वेश्चन यही कहता है कि ओशन के बॉटम पर वाटर के ऊपर प्रेशर आने से उसका फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन कितना हो रहा है। तो हमने हमारा फार्मूला फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन के लिए लिख दिया, माइनस डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस। तो आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, डेल्टा पी हमारे पास आ गया HROG इनटू, अब हमें क्वेश्चन में कॉम्प्रेसिबिलिटी गिवन है, तो बल्क मॉडुलस को लिख दिया 1/c, तो c ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने वैल्यूज प्लेस कर दी, 3000 मीटर डेप्थ है, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, g की वैल्यू 10 है, कॉम्प्रेसिबिलिटी 45.4 इंटू 10 की पावर माइनस 11 है। इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है 136.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब ये वॉल्यूम कंप्रेशन, हम कहें वॉल्यूम स्ट्रेन है तो स्ट्रेन ही, तो ये यूनिटलेस रहेगी। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो होती है वो हमारे पास शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन के रेशियो के बराबर होती है, जो कि हमने एक एंगल से निकाला था। तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन जो होती है वो x/L होती है, जो कि फर्दर हो जाता है FL अपॉन AX। अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर। जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो हमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होता है, यही वर्क एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन, हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अगर आपको क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग फोर्स और एक्सटेंशन दोनों गिवन है तब तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में फोर्स देते हैं तो एक्सटेंशन नहीं देते। अगर एक्सटेंशन ना दे तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला यूज में लें, और अगर फोर्स ना दे तो भी आपको यंग्स मॉडुलस का फार्मूला यूज में लेना है।
अब मैं इस फार्मूले को वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, तो वायर का वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, तो देखिए ये बन गया स्ट्रेस, ये बन गया स्ट्रेन और ये वॉल्यूम ऑफ वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की एक और फॉर्मेट है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब सिंस ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट जूल। अब कई बार हमसे पूछ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी, तो इसके लिए करना सिर्फ इतना सा है, इस फार्मूले को आपको वायर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, तो वॉल्यूम हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसकी एक और फॉर्मेट कई बार एग्जाम से पूछी गई है और वो ये होती है कि हम यहां पर यंग्स मॉडुलस के फार्मूले से स्ट्रेन को ही हटा दें, तो स्ट्रेन की जगह हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन वाई। तो स्ट्रेस अपॉन वाई लिखेंगे तो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y। यहां ध्यान रखें इसकी यूनिट आएगी जूल पर मीटर क्यूब बिकॉज इट इज एनर्जी डेंसिटी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन एनर्जी ऑन प्रेसिंग ए रॉड ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर with a force of 40 न्यूटन along its length, यंग्स मॉडुलस 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक 0.2 मीटर लेंथ की रॉड है, इसको कंप्रेस करेंगे तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो अपने को पता है फार्मूला है हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अब आप गौर करिए इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारे पास एक्सटेंशन नहीं है, तो मैंने अभी आपसे कहा था एक्सटेंशन लाने के लिए आप यंग्स मॉडुलस का फार्मूला यूज में लें, तो एक्सटेंशन हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू यंग्स मॉडुलस। अब मैं वैल्यू प्लेस करता हूं, 40 इंटू 40, लेंथ ऑफ वायर 0.2 अपॉन ये हाफ वाला 2 है एंड एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 11 यंग्स मॉडुलस है। सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 10 की पावर -6 जूल और 10 की पावर -6 को हम माइक्रो भी कहते हैं, ये बन जाता है 4 माइक्रो जूल। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास m is suspended from a wire, extension produced in the wire is x. Find elastic potential energy stored in the wire and loss in gravitational potential energy of mass earth। देखिए एक ब्लॉक है, इसको जैसे वायर से सस्पेंड किया तो इसमें एक्सटेंशन आया x, तो इस केस के अंदर जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो हो जाएगा वेट ऑफ द ब्लॉक mg और एक्सटेंशन डेल्टा हमने x दे ही रखा है, तो सीधे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ F इंटू डेल्टा एल, तो बन गया हाफ mg इंटू एक्स। अब लॉस इन अर्थ मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है, अब सिंस x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgx। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है mgx, जबकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है mgx/2। इसका मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में डिसिसिपेट हो गई। नेक्स्ट, पॉइसन्स रेशियो। अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ तो बढ़ती है, साथ के साथ उसका डायमीटर रिड्यूस हो जाता है, तो इसमें एक स्ट्रेन नहीं 2 स्ट्रेन आएंगी, तो लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन आएगी वो तो लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी आएगी डायमीटर के अंदर जिसको बोलेंगे हम यहां पर लैटरल स्ट्रेन। तो पॉइसन्स रेशियो जो होता है वो लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। ये लैटरल स्ट्रेन हो गई हमारे पास चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा। अब अगर मान लो डायमीटर की जगह रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, तो आप -Δr/r अपॉन Δl/l भी लिख सकते हैं। फॉर ऑल मटेरियल्स पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू होती है -1 से 0.5 के बीच में। एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड एंड देयर इज नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम फाइंड पॉइसन्स रेशियो। अब वायर का जो वॉल्यूम होगा वो एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होगा, तो वॉल्यूम हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इसके फ्रैक्शनल चेंज का फार्मूला बनाएंगे, Δv/v कांस्टेंट पाई हट जाएगा तो पावर आगे आ गई, तो 2Δr/r प्लस Δl/l। अब देखिए देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा भी 0 हो गया, पूरी टर्म 0 हो गई, तो मैं इस टर्म को इधर लाऊंगा, तो -2Δr/r इक्वल टू Δl/l और -Δr/r अपॉन Δl/l, और ये जो 2 है तो भेज देते हैं, हाफ हो गया, हाफ की वैल्यू होगी 0.5। अब ये देखिए पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू है तो सिग्मा इक्वल टू 0.5। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है यंग्स मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज 2.4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फाइंड पॉइसन्स रेशियो। देखिए 2 मॉडुलस में रिलेशन है और तीसरा पूछा गया है। हर मटेरियल का अपना यंग्स मॉडुलस होता है, अपना बल्क मॉडुलस होता है, अपना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है और साथ में पॉइसन्स रेशियो होता है।
इनमें रिलेशंस होते हैं जिनको हम इन तीन इक्वेशन से प्रोवाइड करते हैं। पहली इक्वेशन यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। थर्ड इक्वेशन 9 अपॉन y इक्वल्स टू 3 अपॉन ईटा प्लस 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन है, तो मुझे सेकंड इक्वेशन यूज में लेनी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस 2.4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा से ईटा कट गया और 2.4 2 से कट के हो जाएगा 1.2, तो 1 प्लस सिग्मा इक्वल्स टू 1.2, 1 इधर आके माइनस होगा तो रिजल्ट हासिल होगा 0.2। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बल्क मॉडुलस is 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पॉइसंस रेशियो 0.4, फाइंड इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट इफ इंटरएटॉमिक सेपरेशन इज 3 एंगस्ट्रॉम। देखिए इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस और इंटरएटॉमिक सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस तो है ही नहीं, यहाँ तो बल्क मॉडुलस है और पॉइसंस रेशियो है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज में लेते हुए यंग्स मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो 3 इंटू बल्क मॉडुलस 1 माइनस 2 इंटू सिग्मा, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यंग्स मॉडुलस। ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ लिखते हैं 0.6 इंटू 10⁻10 और इंटर एटॉमिक सेपरेशन 3 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मीटर में लिखते हैं 3 इंटू 10⁻−10, 10⁻−10 से 10⁻+10 कैंसिल, तो हमें मिलता है 1.8 न्यूटन पर मीटर। देखिए अगर हम किसी शाफ्ट को वन एंड से रिजिडली क्लैम्प कर दें और लोअर एंड को थीटा एंगल का ट्विस्ट दें, तो इसकी सरफेस का मूवमेंट भी होता है। नीचे मूवमेंट ज्यादा होता है सरफेस का, ऊपर कम होता है। कम क्या, जीरो ही होता है। इसलिए सरफेस पर एक एंगल बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ शियर, और क्रॉस सेक्शन पर जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो कई बार एंगल ऑफ शियर दिया होता है और एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा जाता है, तो हमें इन दोनों का रिलेशन पता होना जरूरी है। अब ट्विस्ट एंगल हो या शियर एंगल हो, दोनों के लिए एक ही आर्क है, ए डैश। आर्क होता है एंगल इनटू रेडियस, तो जिस जगह जो एंगल है वहां की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एंड एंगल ऑफ शियर मल्टीप्लाइड विथ लेंथ। यहां पर लेंथ ही इस फाई के लिए रेडियस होगी, तो थीटा इंटू आर इक्वल्स टू फाई इंटू एल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ शियर एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब हम एक छोटा सा थ्योरेटिकल कंटेंट स्टडी करेंगे, इससे बहुत सारे रिजल्ट हासिल होंगे। देखिए हम एक वायर लेते हैं और उसमें स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस की वजह से उसमें स्ट्रेन आएगा। हम ग्रेजुअली स्ट्रेस को इंक्रीज करते चले जाते हैं, धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ाते रहते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की जो वैल्यूज आती रहती हैं उनको नोट करते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए शुरुआत में आपके पास स्ट्रेस और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की वैल्यूज जो हासिल होंगी, उससे एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट मींस इस रीजन के अंदर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। लेकिन होता यह है कि यदि आपने स्ट्रेस को फर्दर इंक्रीज किया तो एक लिमिट ऐसी आती है कि उससे ज्यादा यदि आप स्ट्रेस लगाओगे तो मोर स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन खत्म हो गया, ग्राफ कर्व्ड हो जाता है और मुड़ जाता है टुवर्ड्स स्ट्रेन। तो कहने का मतलब यह है कि अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को पूरा हटा दें तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन खत्म हुआ है लेकिन वायर का इलास्टिक बिहेवियर खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए हम पॉइंट ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अब हम स्ट्रेस को और आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेस को और बढ़ाया तो एक लिमिट ऐसी आती है कि उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आपने स्ट्रेस को बढ़ा दिया, इससे ज्यादा आपने स्ट्रेस को कर दिया, जैसे मैं सी पॉइंट पे चला गया और वहां पर स्ट्रेस लगाकर हटाई स्ट्रेस, तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाता है, उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है। इसको कहते हैं परमानेंट सेट। इसका मतलब है इलास्टिक बिहेवियर खोना चालू कर दिया वायर ने। तो जिस लिमिट के बाद वायर अपना इलास्टिक बिहेवियर खोना चालू करता है उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। इसका मतलब है कि वायर ने अपनी इलास्टिसिटी खोनी चालू कर दी। तो इसके बाद चालू होती है हमारी प्लास्टिक रेंज। अब स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्ट्रेस आती है जो पॉइंट डी से मैंने दिखा रखी है, पॉइंट डी। तो एक स्ट्रेस ऐसी आती है कि वायर अपनी लेंथ को बढ़ाता चला जाता है और एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। इस स्ट्रेस को बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेस।
यही होती है हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेस। वायर अपनी लेंथ को बढ़ाता चला जाता है और अल्टीमेटली एक पॉइंट पर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसको कहते हैं हम फ्रैक्चर पॉइंट। तो डी इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेस। उसके बाद वायर अपनी लेंथ बढ़ाता रहता है और पॉइंट डी पर ये फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। अब जब तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जब तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसके स्लोप का मीनिंग होता है और वो होता है यंग्स मॉडुलस। तो व्हेन द ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारा स्लोप यंग्स मॉडुलस और एरिया अंडर द कर्व हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, यानी ये बन गई एनर्जी डेंसिटी। तो उसका एरिया एनर्जी डेंसिटी। ऐसा नहीं है कि सारे ही मटेरियल्स हुक्स लॉ ओबे करते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हुक्स लॉ मोर ओवर द रीजन ओबे नहीं करते, इनको कहते हैं इलास्टोमर्स। जैसे एग्जांपल है रबर एंड टिश्यू ऑफ एओर्टा। यहां पर ग्राफ जो है हमारे पास बहुत कम रेंज, हम कहेंगे मोर ओवर द रीजन स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। देखिए हम इसी ग्राफ के बेस पर डक्टाइल्स और ब्रिटल को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। डक्टाइल्स उनको कहते हैं जो एक लार्ज प्लास्टिक रेंज दिखाते हैं या इनके लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट फार अवे होते हैं, इनको कहते हैं डक्टाइल्स। ब्रिटल में नेग्लिजिबल प्लास्टिक रेंज होती है और डी और ई पॉइंट वेरी क्लोज होते हैं।